गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था अबाउट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इन स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आपका ये चैप्टर है ये पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे है। दूसरी बात, इसके अंदर आपको जो ये 3 शेप्स हैं जिनमें आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करनी है, उनके बारे में जो 3 शेप्स थे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी समझाया था। जो फर्स्ट शेप है वो स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है। दूसरा जो है सर्कुलर लूप है, और तीसरा जो है वो सेलेनॉइड है, सेलेनॉइड है। तो ये 3 डिफरेंट शेप्स हैं, और इन 3 डिफरेंट शेप्स में हमें बेसिकली जो पढ़ना है वो यहाँ ये देखना है कि जो स्ट्रेट कंडक्टर, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, इनमें कैसे बनते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ द करंट है स्ट्रेट कंडक्टर में, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में मैंने डायरेक्शन ऑफ द करंट शो कर दिया। तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे वो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में होंगे, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो रूल है दैट इज़ राइट हैंड, मैक्सवेल राइट हैंड, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट कंडक्टर है, और इस स्ट्रेट कंडक्टर में जिस तरह मान लीजिए इधर करंट जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा उस डायरेक्शन में आपको थंब को पॉइंट करना है राइट हैंड के, और जिस डायरेक्शन में उंगलियां फोल्ड हो रही होंगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये मैंने आपको बताया था। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या है, इसके लिए आप मैक्सवेल स्क्रू रूल को भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल है ही, और इसके साथ साथ मैक्सवेल स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू रूल जो होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। कॉर्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो इसमें जैसे आपने देखा होगा जब आप किसी पेंच को या स्क्रू को जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज, पहले तो क्लॉकवाइज की बात करें, यदि आप किसी स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ठीक है, तो यदि आप उसे क्लॉकवाइज करते हैं तो स्क्रू जो होता है वो अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। जो स्क्रू है, स्क्रू मूव्स इनसाइड, स्क्रू मूव्स इनसाइड, अंदर की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है दैट इज़ शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जैसे अंदर जा रहा है, ठीक है, तो अंदर जा रहा है इसका मतलब दैट इज़ शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और जब आप उसे एंटी क्लॉकवाइज उस स्क्रू को घुमाएंगे, ठीक है, तो वो स्क्रू जो है दैट विल मूव आउटसाइड, बाहर की तरफ आने लगेगा। तो यदि बाहर की तरफ आ रहा है, सो जिस डायरेक्शन में स्क्रू आ रहा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और जिस डायरेक्शन में हम उसको रोटेट कर रहे हैं स्क्रू को दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो चाहे आप मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल को यूज़ करें या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करें, बात एक ही है, ठीक है, दोनों रूल एक ही हैं। इससे समझना आसान है। जैसे हम मान लीजिए ये है, ठीक है, हम इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो यदि क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसका मतलब है करंट जो है वो
नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे ये आप किसी चीज़ को मान लीजिए पेंच को घुमाते हैं, ठीक है, तो पेंच को जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इट विल मूव इनसाइड है, तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आया समझ में आपको? तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन है एक स्क्रू का और करंट का और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का। अब जो दूसरी हम शेप लेते हैं, सेकेंड जो शेप लेते हैं, फर्स्ट टू शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि इसमें हम जो स्ट्रेंथ होता है उसको कैसे डिटरमिन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो स्ट्रेंथ को डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न in circular loop, in circular loop, ठीक है, in circular loop। अब यहाँ पर देखिए ये इसमें होता क्या है। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सर्कुलर लूप। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कुलर लूप है, यहाँ पर मान लीजिए ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, इस सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है। अब मान लीजिए करंट इधर से आया, ऐसे होता हुआ इधर से होता हुआ इधर से निकल गया, ठीक है, तो ये सर्कुलर लूप है। अब एक छोटी सी बात देखिए, मैंने आपको बताया था स्ट्रेट कंडक्टर में कि जब करंट आपका ऊपर जा रहा होगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जब करंट अपवर्ड में होता है, ऊपर डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म होंगे। तो ये मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसको ड्रॉ कर दिया। एक बात का यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उनका डायरेक्शन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, उनमें डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। आप ड्रॉ करके केवल छोड़ देंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे कि मैंने तो सारा कुछ किया था, मैंने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी ड्रॉ किया, लेकिन उसका डायरेक्शन जब तक आप नहीं देंगे तब तक उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर जो करंट है डाउनवर्ड आ रहा है, तो आपको मैंने बता रखा है कि यदि करंट डाउनवर्ड होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लॉकवाइज बनते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आप ड्रॉ करोगे वो कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में होंगे एंड इट विल बी क्लॉकवाइज और नॉट, ठीक है। अब एक बात समझिए, ये जैसे मान लीजिए ये ऐसे जा रहा है, इधर जाता है तो रिवर्स हो गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इधर आती है, क्लॉकवाइज भी हो जाएगा। अब क्योंकि इसके सेंटर का डिस्टेंस सभी जगह से इक्वल है तो सभी जगह से फोर्स इस पे इक्वल लग रहे होंगे, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी दैट विल बी स्ट्रेट, दैट विल बी स्ट्रेट। द magnetic line of forces which will be passing from the center of the circular loop will be straight because the force from all the sides will be exerted, which are exerted on that point is equal. So the magnetic line of forces which is passing through the center will be straight, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, यस और नो, ठीक है। अब सवाल ये था, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करने आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड। तो स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड produced by a current carrying circular loop, ठीक है।
strength of the or magnitude of the magnetic field produced by the current carrying circular loop. अब यहाँ पर देखिए क्या होता है. सबसे पहला फैक्टर जो स्ट्रेंथ को डिटरमिन करता है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज अमाउंट ऑफ द करंट, इज अमाउंट ऑफ करंट. जो अमाउंट ऑफ करंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जितना ज़्यादा आप करंट को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. ठीक है, जैसे मैंने आपने करंट को डबल कर दिया तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर लूप में वो भी डबल हो जाएगा. यदि आपने अमाउंट ऑफ करंट को हाफ कर दिया तो स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी. आपने यदि अमाउंट ऑफ करंट को 4 टाइम इंक्रीज़ कर दिया तो स्ट्रेंथ भी 4 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी. तो इसका मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ करंट पे जो स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो डिपेंड करता है या नहीं. ठीक है. दूसरी बात रेडियस. दूसरा क्या है? रेडियस. रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड जो रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप, इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए यही सर्कल छोटा होता. ठीक है, तो छोटा हो या बड़ा हो, दोनों दो केस लिए. एक मान लीजिए ये एक छोटा सर्कुलर लूप लिए, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास करते हैं. तो यहाँ इसके सेंटर पॉइंट पे जो ज़्यादा स्ट्रेंथ एग्जैक्ट हो रहा होगा वो इसमें हो रहा होगा. यहाँ तो जैसे जैसे दूरियाँ बढ़ती हैं तो स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है, तो इसमें कम और इसमें ज़्यादा. मतलब इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज स्मॉल द स्ट्रेंथ विल बी हायर. तो दे विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर और नॉट. तो रेडियस ऑफ जो सर्कुलर लूप होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वो क्या होता है? स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, यह आया समझ में आपको? ठीक है, तो इसमें जैसे मान लीजिए हमने इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. मान लीजिए आपने रेडियस को हाफ कर दिया, तो हाफ कर दिया तो रेडियस की जगह हाफ की वैल्यू डालेंगे तो ये 2 जो है ऊपर चल जाएगा तो स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी. मान लीजिए यदि आप रेडियस को डबल करते हैं तो 2 यहाँ वैल्यू डाला तो 1/2 ही हो गया, मतलब ये स्ट्रेंथ हाफ हो गया. ठीक है, तो इसमें जितना आप एक को बढ़ाएंगे या घटाएंगे दूसरा उसी के रिवर्स होगा. यदि एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा घटेगा, यदि इसे घटा रहे हैं तो ये इंक्रीज़ करेगा. जैसे इसको आपने रेडियस को हाफ किया तो स्ट्रेंथ डबल हो गया, रेडियस को हमने डबल किया तो स्ट्रेंथ हाफ हो गया. तो दिस वे वी कैन से दैट दीज आर द 2 फैक्टर ऑन विच द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस डिपेंड. तो ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये अब आपको समझ में आ गया. देखो एक बात और याद रखना, जो सर्कुलर लूप होता है, ठीक है, तो जब हम उसमें एक करंट पास करते हैं तो वो एक थिन डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. उसमें 2 पोल, द वन फेस ऑफ द सर्कुलर लूप विल डेवलप इनटू 1 पोल एंड इफ द फेस वेयर एज द अदर फेस कैन डेवलप इनटू अनदर पोल. जैसे ये अलग अलग फेस अलग अलग पोल में डेवलप होते हैं सर्कुलर लूप में, तो कौन सा फेस कब कौन से पोल में डेवलप होगा उसको जानने के लिए एक लॉ, एक रूल दिया गया है जिसे हम कहते हैं क्लॉक फेस रूल. जिसे हम क्या कहते हैं? क्लॉक फेस रूल. इसे क्या कह रहे हैं? क्लॉक फेस रूल. क्लॉक फेस रूल कहता क्या है पहले ये समझिए. क्लॉक फेस रूल ये कहता है कि मान लीजिए ये एक सर्कुलर लूप है, ये एक सर्कुलर लूप है. ठीक है, मान लीजिए करंट ऐसे गया. ठीक है, यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, करंट की जो फ्लो है वो यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, इफ़ द
if the current around the face of circular wire flowing in a and यहाँ पे ये सॉरी ये clockwise है, so if it is flowing in a clockwise direction, then the circular coil will develop into south pole. It will develop into what? It will develop into south pole. ठीक है, ये कैसे में डेवलप हो जाएगा? साउथ पोल में. तो यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट का, तो जो फेस है सर्कुलर लूप का दैट विल डेवलप इनटू साउथ पोल. तो ऐसे ही ये रिवर्स कर दो कि यदि मान लीजिए कोई सर्कुलर लूप है और उस सर्कुलर लूप में जो करंट मूव कर रहा है वो मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो फेस जो है दैट विल डेवलप इनटू नॉर्थ फेस. दैट विल डेवलप इनटू व्हाट? दैट विल डेवलप इनटू नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल. ठीक है. तो जब क्लॉकवाइज होगा तो वो साउथ पोल में डेवलप हो जाएगा. जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा कॉइल के अंदर, तो दैट फेस विल डेवलप इनटू नॉर्थ पोल. सो दिस इज क्लॉक फेस रूल, एंड द क्लॉक फेस रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ टू फाइंड आउट द पोल इन विच द फेस ऑफ द सर्कुलर लूप विल डेवलप. तो ये चीज़ आपको याद रखना है. ठीक है. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. केवल आपको इतना याद रखना है कि यदि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो दैट पोल विल डेवलप इनटू साउथ पोल. इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, इट विल दैट फेस ऑफ द सर्कुलर लूप विल डेवलप इनटू व्हाट? दैट विल डेवलप इनटू ए नॉर्थ पोल. ठीक है. तो ये चीज़ है. तो नेक्स्ट जो बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन सोलेनॉइड. मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन सोलेनॉइड. सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सोलेनॉइड होता क्या है. ठीक है. तभी तो आप इसके बारे में बात कर पाएंगे. सोलेनॉइड कहने का मतलब होता है when a long coil which is containing large number of circular loops or turns of insulated copper wire, so that is called as solenoid. तो कहने का मतलब ये हुआ कि large number of circular turns of insulated copper wire is called as solenoid. उसे हम क्या कहते हैं? यदि लार्ज नंबर में सर्कुलर टर्न्स प्रेजेंट होंगे इंसुलेटेड कॉपर वायर के, सो दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दे विल बी कॉल्ड एज सोलेनॉइड. अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न सोलेनॉइड के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं. पहले तो हम इसके से बना ले. मान लीजिए हमने ये कॉपर वायर लिया और ये लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पर टर्न्स हमने सर्कुलर टर्न्स दे दिया, तो दिस विल बी कॉल्ड एज सोलेनॉइड. जो सोलेनॉइड होता है, ठीक है, तो उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है व्हेन इट इज कैरिंग द करंट, it will the magnetic line of forces produced is just similar to bar magnet. ऐसा क्यों होता है समझिए. इसमें देखिए, यदि मान लीजिए करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो करंट यहाँ नीचे आया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, ऐसे घूमते हुए ये यहाँ से निकल गया. अब एक बात बताइए, मैंने आपको ये बता रखा है कि जब करंट नीचे आ रहा होता है, ठीक है, तो वो कैसे होता है? क्लॉकवाइज. और जब ऊपर आ रहा होता है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनेंगे वो किस तरीके के बनेंगे पहले ही समझिए. हर एक सर्कुलर लूप में बनेगा. अब क्योंकि एक यहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर लूप्स हैं,
तो उनके जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, क्योंकि नज़दीक नज़दीक है, तो वो कंबाइन होकर एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को प्रोड्यूस करेंगे या नहीं। तो मैंने आपको ये बताया था, अब यहाँ पे मान लीजिए ये करंट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें प्रोड्यूस होगा वो आपका ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। जबकि यहाँ पे करंट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनेंगे वो क्लॉकवाइज बनेंगे, हाँ या नहीं, वो क्लॉकवाइज बनेंगे। अब सभी में यहाँ पे क्लॉकवाइज बनेगा तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे वो कुछ इस तरीके का हो जाएंगे, ये आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। और अंदर में आपको मैंने बता रखा है जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, क्योंकि चारों तरफ से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पड़ रहे होंगे वो इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। अब यहाँ पे ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यदि आप देखो बार मैग्नेट में भी, जैसे मान लीजिए नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, तो नॉर्थ पोल से निकल रहा था मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, साउथ में जा रहा था, नॉर्थ से निकल रहे थे साउथ में जा रहे थे, यही बात थी ना। और यहाँ पर भी आप यदि देखो तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज वो यहाँ से निकल रहा है, मतलब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे ये एंटर कर रहे हैं, मतलब ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। सो द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड इज जस्ट सिमिलर टू द बार मैग्नेट। इसमें ध्यान ये बस रखिए, जिस साइड से करंट जा रहा है, ठीक है, वो साउथ पोल में डेवलप हो जाएगा। जिस साइड से करंट, जिस फेस से करंट निकल रहा है, दैट फेस विल बी डेवलप इनटू नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल मालूम हो गया, तो बार मैग्नेट की तरह आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ ऐसे आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करना है इन सोलेनॉइड, किसमें, इन सोलेनॉइड। तो इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस सोलेनॉइड के अंदर फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आप ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का बनेगा। और मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर जितने भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे वो सारे स्ट्रेट होंगे, बिकॉज द रिजल्टेंट फोर्स विच इज़ एक्टिंग फ्रॉम ऑल द साइड विल बी मेकिंग द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट, ठीक है। सबसे इक्वल पड़ रहा है तो इसीलिए वो स्ट्रेट पास करेंगी। अब सवाल ये है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स विच इज़ अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इन करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिस पे स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। सबसे पहला तो अमाउंट ऑफ करंट है, अमाउंट ऑफ करंट मैंने आपको बता रखा है। अब मान लीजिए दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अमाउंट ऑफ करंट जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज़्यादा आप करंट को बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। यदि आप अमाउंट ऑफ करंट को डबल करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। यदि इसको हाफ करेंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा। सो दिस वे इट डिपेंड्स और नॉट। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड। देखो जितना ज़्यादा आपका सोलेनॉइड्स में टर्न्स होंगे तो रिजल्टेंट फोर्स उतनी ज़्यादा होंगी, मतलब दिस इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की स्ट्रेंथ होगी, जितने कम नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ही कम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे। आ रहा है समझ में। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा जो फैक्टर है जो डिपेंड करता है, अब देखिए ये जो आप जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है उसको आप सर्कुलर लूप में टर्न दे रहे हैं तो किसी न किसी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं
तो उसको किसी न किसी मटेरियल के ऊपर दोगे, तो वो कोर मटेरियल होता है। वो क्या होता है? कोर मटेरियल, जिसके ऊपर सर्कुलर टर्न्स हम देते हैं। तो जो नेचर ऑफ द कोर मटेरियल होगा, नेचर ऑफ कोर मटेरियल विच इज़ यूज्ड इन सोलेनॉइड, तो इस पर भी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस डिपेंड करेगा। क्योंकि कुछ कोर मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ईजिली पास होने देंगे, जबकि कुछ ऐसे कोर मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ईजिली पास नहीं होने देंगे। अब एक बात बताओ, यदि हमने कोई ऐसा कोर मटेरियल ले लिया, मान लीजिए स्टील ले लिया, स्टील ईजिली पास नहीं होने देता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की है वो घट जाएगी। जबकि यदि मान लीजिए आपने सॉफ्ट आयरन लिया, सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जिसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इजीली पास हो जाते हैं। तो जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उसमें से इजीली पास हो जाते हैं, तो जब आप उसको सोलेनॉइड बनाने के लिए यूज़ करोगे कोर मटेरियल, तो वहाँ पर इजीली पास हो जाएंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कोर मटेरियल यूज़ करते हैं on which the circular turns of insulated copper wire is done, so that material also play a very important role in determining the strength of magnetic line of forces. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से डिटरमिन करता है। These are the 3 factors on which magnetic line of forces depends. तो ये क्या होते हैं, किस तरीके से ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को डिटरमिन करते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत होता है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेरी। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने क्वेश्चन पूछिए। जब तक आप अपने क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे मैं बार बार कर रहा हूँ। इनके जो तीनों शेप के जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया आपको, वो ड्रॉ करके खुद भी देखिए कि आप ड्रॉ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, और आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे वीडियो बाइंड करता हूँ। थैंक यू।